Okay, let's start today's topic, retrenchment compensation and voluntary retirement scheme compensation. So retrenchment compensation means compensation paid under the Industrial Dispute Act, okay, or order notification in the issued under law, includes compensation paid transfer to employment under Section 25E, okay, for IDA Act. It may be noted that compensation on account of termination and due to modification in terms of conditions would be taxable as profits in lieu of salary. Profits and lieu of salary ऊपर जैसे पॉइंट्स थे ना ये रहे profits and lieu of salary ये रहा, compensation on account of termination of employment ये रहा, तो वो इसी के अंदर कवर हो जाएगा वॉलंटरी इसके अंदर रिटायरमेंट कंपनसेशन के अंदर। तो मतलब वो प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी, मतलब जब तुम उसको लिखोगे ना टैक्सेबल एज, तो तुम इसको स्पेसिफिकली ये वर्डिंग लिखना प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी, या फिर उसके नीचे फिर ब्रैकेट में मतलब एक तो ये लिखना प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी, उसके नीचे फिर लिखना रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन करना ताकि उसको ये भी दिख जाए कि तुम्हें पता है प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी भी एक वैसा पॉइंट। फिर हम आगे क्या लिख रहे हैं, however retrenchment compensation would be exempt under section 1010B subject to following limits। अब क्या लिमिट्स हैं, अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ 25B ऑफ IRDA, मतलब जो हम उसमें कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15 डेज ऑफ एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस पार्ट और देयर ऑफ एक्सेस 6 मंथ्स। जो हमने वो ग्रेचुटी वाले में पढ़ा था कि अगर वो कवर हो रहा है कि नहीं उसके अंदर, कि कोगा के अंदर कि जैसे अगर कवर हो रहा है तो उस केस में हम क्या लेते हैं कि वो अगर 26 मंथ से अगर पार्ट ऑफ द ईयर अगर फ्रैक्शन 6 मंथ से एक्सीड करता है तो उसके हम वो पूरे कंसीडर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे वो चीज़ दे रखी है, तो एक चीज़ वो होगी। और क्या लिख रखी है, एन अमाउंट नॉट लेस देन 5 लाख एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। मतलब एक तो देखो इसके लिए होगी मैक्सिमम लिमिट कहाँ 5 लाख तक की हो जाएगी तुम्हारे लिए, 5 लाख, या फिर जो हमें एक्चुअल मिला होगा वो विच एवर इज लेस हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, या तो 5 लाख की लिमिट होगी या तो मतलब ये आ जाएगा सीधी सी, मतलब तुम दो चीजें तुम्हें चेक करनी है इसके अंदर, एक तो 5 लाख और एक जो तुम कैलकुलेट करोगे 15 डेज ऑफ एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विसेज। तो हम देखो अब एवरेज पे का इसमें क्या मीनिंग है, नीचे डिफाइन करके, और विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब तुम्हें क्या लिखना है, अबव लिमिट्स एप्लीकेबल टू केसेस वेयर द कंपनसेशन इज पेड एंड स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग स्पेशल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन अंडर। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रखा है, जो अब हमने अबव लिमिट्स हैं क्या है, विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब ये विल नॉट बी एप्लीकेबल अंडर द स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव करती है तो मतलब क्या है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अप्रूव तभी मतलब अपने बेनिफिट के लिए मतलब कुछ करी होगी ना, ताकि जो वर्कमैन है उनकी मतलब थोड़ा बेनिफिट हो पाए वहाँ पे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया ना उनके मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ हम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे एग्जामेशन के लिए, फुल्ली का फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा सारा विदाउट एनी लिमिट। और अब पढ़ते हैं हम एवरेज पे, जो हमने 15 डेज ऑफ एवरेज पढ़ा, मतलब उसका मीनिंग क्या है। एवरेज पे मींस एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन इन केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन इन 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स। अगर हम किसी को मंथली करें कोई वर्कमैन को, तो उसके हम पहले 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स देखेंगे। अगर कोई जैसे कैलेंडर ईयर होता है, जैसे 1 Jan टू 31 दिसंबर, तो उस ईयर में हम चेक करेंगे उसके 3 मंथ्स की, मतलब जो लास्ट है मतलब उसमें क्या उसको मिली है, और उसका फिर हम एवरेज पे निकालेंगे। जैसे हम वो करते हैं ना एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, तो इसके हम करेंगे इन 3 लास्ट कंप्लीटेड मंथ कैलेंडर मंथ। अब क्या लिख रखा है 3 कंप्लीटेड, तो मतलब जैसे अगर इसमें है कि अगर 21 मान लो 21 वही अगर मार्च हम वही करें कि अपना जो केस लेते आ रहे हैं 21 मार्च 21 को वो मान लो रिटायर हुए या फिर जो उसे कंपनसेशन मिलेगी, तो उसके लिए हम उसके वो 3 मंथ से मतलब उसकी अगर मंथली जा रही है तो उसकी हम चेक करेंगे Feb 28 से 3 मंथ जस्ट। तो मीन्स इसको हम करेंगे 1 दिसंबर से 28 Feb तक 3 मंथ्स। तो क्या लिख रखा है कंप्लीटेड कैलेंडर, मतलब कंप्लीटेड लिख रखा है कैलेंडर मंथ्स। तो हाँ, तो वहाँ पर ये कंसीडर करेंगे इसमें। और इन द केस ऑफ वीकली पेड वर्कमैन, अगर कोई मान लो वीकली पे किया जा रहा है तो उसके क्या वीक में ना, जैसे वीक है वीक में वीकली मतलब उसको अमाउंट पे की जा रही है, तो एक मंथ के अंदर 4 वीक्स आते हैं, जो अगर तुम कॉस्टिंग अभी तुमने पढ़ा होगा कि एक वीक के अंदर ना हम 4 वीक्स मानते हैं, बाकी दो तो मतलब संडे मतलब वो आ गया मतलब हॉलीडेज वगैरह होगी, तो जनरली हम 4 वीक्स कंसिडर करके चलते हैं कि एक मंथ के अंदर 4 वीक्स ही आएंगे, मतलब मोस्टली 4.5 हो जाएगा, लेकिन
उसको हम फ्रैक्शन इग्नोर कर देते हैं, तो 4 वीक्स कंसीडर करके चलते हैं। तो 4 वीक्स जो आएगा तो उसका हम एवरेज ले लेंगे उसका हम। और क्या है, इन द केस ऑफ डेली पेड वर्कमैन इन द 12 फुल वर्किंग वीक्स, अगर मान लो कोई अगर उसको फुल क्या कहते हैं डेली अगर कोई उसको पे किया जा रही है, तो उसके क्या करेंगे, मतलब 12 वर्किंग मतलब वीक्स कर लेंगे। मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात, वही थ्री वो आ गया ना, 12 वर्किंग डे वीक्स आ गए। तो मतलब हम 12 वीक्स का चेक करें तो एक मंथ में हम कितने 4 वीक्स चेक करते हैं, तो बाकी 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स वही वही आ गई ना कि हम 3 मंथ्स तक किसकी चेक करेंगे, डेली वेज की। हाँ तो मतलब अब ये यार डेली में भी कैलेंडर वो क्वार्टर में एक जैसे लेना है। क्वार्टर कैसे करोगी मतलब? मतलब जैसे आपने कहा ना 12 वीक्स हो गए, तो एक मंथ का आ गया 4 वीक्स, तो तब भी नहीं 3 नहीं मंथ का नहीं, लेना है। ये देखो क्या लिख रखा है, 12 फुल वर्किंग वीक्स। मान लो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब जैसे कोई एक वीक स्टार्ट हुआ था, मान लो 1 फेब, अपन वही मार्च लेते हैं, अपना मार्च का ही कंसिडर करेंगे। 14th 10th मार्च को स्टार्ट हुआ था, 10th मार्च 2021 को, ठीक है। और उसको हम्म। मतलब उसने काम किया था, मतलब उसको वीकली मिल रही थी, अब वीकली वाला ही लेंगे। तो उसने मान लो काम किया था कोई भी मिड ले लो 14th of March 2021 तक का। तो हम उसके फुल वीक्स कहाँ से कंसीडर करेंगे, फुल वर्किंग वीक्स? जो 10th को किया है ना, मतलब फुल वर्किंग वीक, मतलब जहाँ उसके उसके वीक्स मतलब स्टार्ट होंगे ना, मतलब फुल वर्किंग वीक्स। मतलब वीक अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मंडे या फिर मतलब देखो मंडे से मोस्टली, मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे मतलब संडे से करते हैं, मतलब संडे से सैटरडे तक होता है वैसे वीक होता है ना। तो मतलब ऐसे हम्म। तो वो जो भी मतलब कंसीडर देखा जाता है, मतलब ऐसे अब कोई अब इतना तो डीप मेरे को भी नहीं पता कि अभी इसमें जो फुल वर्किंग वीक्स है, मतलब वो वर्किंग वीक्स मतलब कहाँ से वर्किंग वीक्स कह रहे हैं, मतलब संडे से मतलब वो वहाँ पे क्या कंसीडर किए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका यही होना चाहिए, जैसे संडे से जब भी उसका स्टार्ट होंगे तो उसका हम, जैसे 10th मार्च को था, मतलब उसका वीक मतलब उसने स्टार्ट किया था, मतलब 10th मार्च को लगा लो संडे था। तो हम संडे से उसके वीक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फुल वर्किंग वीक्स उसके वहां से आएंगे, क्योंकि करंट वीक तो चल रहा है, उसने अभी फुल वीक काम ही नहीं किया। तो उसका जहाँ से उसका फुल वीक मतलब प्रीवियस वीक एंड हुआ होगा ना, तो उसके हम लास्ट 12 वीक्स देखेंगे, उसके वहां से हम जो उसको सैलरी मिली होगी वो देखेंगे हम। ठीक है भैया। और आगे क्या लिख रखा है, प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच द एवरेज पे बिकम्स पेबल इफ द वर्कमैन हैड worked for 3 completed calendar months or 4 completed weeks or 12 full working as the case may be, and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to a workman during he actually worked. वे सच कैलकुलेशन, अब देखो मतलब ये लिख रखा है कि अब जो इन ये पीरियड्स थे, अगर उसकी मान लो कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कि मतलब उसकी सैलरी भी मतलब कोई अलग वे में पे की जा रही है, तो मतलब अब वे से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो उस केस में क्या लेंगे, एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन ड्यूरिंग द पीरियड ही एक्चुअली सर्व्ड। मतलब मान लो उसने मतलब उसके जैसे 2-3 डेज में उसको ऐसे डिफरेंशियल पेमेंट होती थी, जैसे कई बार 2 दिन में होगी, कई बार 3 दिन में होगी। तो मतलब मान लो उसने काम किया था 40 डेज, तो उसको जो अमाउंट मिली होगी डिवाइड बाय 40 डेज कर दोगे, एवरेज वो लोगे एवरेज हम। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, मतलब अगर हम ऊपर जैसे 3 वे बता रखे, अगर उससे हम नहीं कर पा रहे तो हम उसका एवरेज ऐसे लेंगे, जितना उसे टोटल अमाउंट मिली डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज और जितना उसने काम किया। क्योंकि हमें ना यहाँ पे डेज में सैलरी चाहिए, ताकि हम 15, क्योंकि देखो जो ऊपर मल्टीप्लाइंग की वो है क्या कहते हैं, जो वो है हम क्या चीज लेते हैं, 15 डेज है, तो हमें उसको भी ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज के अंदर, तभी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। डेज में करेंगे तभी तो देखो आगे फिर वो ईयर में हम सर्विस ईयर्स में कर पाएंगे मतलब। चलो ये हो गया। हम्म, अब वेजेस फॉर दिस पर्पस मींस, अब वेजेस के लिए मतलब इसमें क्या क्या इम्प्लाई किया जाता है, मतलब क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अरे हाँ, एक तो डीएनएस अलाउंस हो गया, मतलब जो टाइमिंग मतलब उसके काम करने के लिए मतलब वो सब मिल रहा है। एक क्या उसकी वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन होगी, जो हम जैसे आगे भी पढ़ते हैं, हाउस एकोमोडेशन उससे रहने के लिए कुछ मिल रहा है तो वो भी प्रोवाइड, लाइट हाउस, मेडिकल अटेंडेंस वगैरह मतलब उसे वो की जा रही है। लीव मतलब एनी ट्रैवल कंसेशन, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन कह सकते हैं हम इसको। कमीशन पेबल हो गया, कोई अगर कोई कमीशन किया जाता है, प्रमोशन मतलब कमीशन दिया जा रहा है उसको, पेबल हो देखो यार। लेकिन प्रमोशन ऑफ सेल्स और मतलब सेल्स से रिलेटेड, मतलब उससे बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, एक तो बोनस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बोनस वाला थोड़ा। बाकी दो तो इतना वो नहीं आएगा। बोनस वाला मतलब बोनस वाला आ सकता है कि जैसे अगर आएगा तो। और ये ऊपर भी ना मतलब इतना ये सारी चीजें नहीं देंगे,
मतलब बेसिक एवरेज पे भी ना मेरे ख्याल से वो तुम्हें नॉर्मल दे देंगे या फिर 3 मंथ्स वाला दे देंगे अगर तुम्हें, क्योंकि वो जनरली वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए मंथ्स वाला, मतलब इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे वो। और वो बोनस को दे सकते हैं अगर वो एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इजी थोड़ा यही है याद करने के लिए, बाकी वाला नहीं है। बाकी तो बस अगर वही नाम रख लो, ग्रेचुटी पेबल अगर कोई टर्मिनेशन पे हो रही है उससे तो। ओके, ये टॉपिक हो गया एक। अब चलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीट्स पे 1010C। एक सेकेंड, एक सिप ले लूँ। हम्म, हाँ देखते हैं अब इसमें भी क्या लिख रखा है। लमसम पेमेंट और अदरवाइज सम रिसीव्ड किया जाएगा वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, जब उसकी मतलब अपनी मर्जी पर रिटायर कर रहा है तो उसे जो भी मतलब अमाउंट मिलेगी रिटायरमेंट के उसके तौर पे लमसम मतलब जो थोड़ी वो मिलेगी, तो वो वहाँ पे वापस क्या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के उसमें जाएगी। तो जब भी अगर ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है ना, तो वहाँ पे अपने आंसर में ऐसी जरूर लिखना प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, फिर उसके अंदर ऐसे बनाना कि आगे क्या है तुम्हारा। मतलब 2-3 पॉइंट तुम्हारे ना यही आएंगे वी आर, मतलब यही तो मेन मेन है ना। एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला पॉइंट था, जैसे ये लिस्ट है ना ऊपर। एक तो जैसे एक तो जैसे ये वाला पॉइंट कवर हमने पढ़ ही लिया। एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई, मतलब यही थोड़े ज्यादा वो है। अब ये करते हैं। अब एम्प्लॉय ऑफ द अंडरटेकिंग आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। अब PSU अब ये नॉर्मली सारी वो बता के लोकल अथॉरिटी किन किन को मतलब अगर कोई एग्जाम्पशन क्लेम करनी है तो कौन कौन कर सकता है। अब देखो क्या लिख रखा है, एनी अदर कंपनी आ गया। अब मोस्टली केसेस में मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, मतलब मोस्टली केसेस में तो कंपनी या फर्म वगैरह ही वो आ जाती है। तो एक तो कंपनी कवर कर ली इन्होंने अंदर, या फिर अगर कोई फर्म, तो अगर कोई रजिस्टर्ड अथॉरिटी मतलब किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी तभी मतलब उसे थोड़ी एग्जाम्पशन वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कंपनी हुई कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी वो। अब फर्म को इसलिए नहीं करे क्योंकि वो रजिस्टर्ड कहीं नहीं होती वो, मतलब उनके लिए कंपलसरी नहीं होती। इसमें इतना डीप क्वेश्चन पूछेंगे क्या, नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे वो, इन टॉपिक्स भैया पे ये नहीं सारे आते। याद रखने जरूरी हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बस एक बार तुम्हें बस ये कंपनी वाला मतलब पता होना चाहिए, कंपनी को इतना वो नहीं घुमाएंगे इसके अंदर तुम्हें, मतलब इनकम टैक्स में आगे घुमाने के लिए वो बहुत जगह सैलरी में भी, इसमें नहीं करेंगे तुम्हें वो। इससे भी इसमें बस बहुत है। इसमें ना तो बस तुम्हें वो लिमिट दे देंगे, लिमिट याद बस लिमिट पता होनी चाहिए तुम्हें बस खाली लास्ट में, लिमिट। ठीक कि है। मैक्सिमम लिमिट कितनी कर सकता है। हाँ उसके आगे हम देखते हैं क्या लिमिट, मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 5 लाख तक की। सच कंपनसेशन शुड बी एट द टाइम ऑफ हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन इन अकॉर्डेंस विद स्कीम होगी जो भी होगी एप्लीकेबल वहाँ पे उस वक्त, टाइमिंग इन फोर्स में। द एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल इवन इफ सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड इन एम्प्लॉयमेंट। तो एक ये भी लिख लेना, ये वाला पॉइंट एक अपने जो नोट्स में लिखो ना, तो ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली अभी लिख लो, क्या पता मैं बाद में ना, वैसे याद तो करवा ही दूंगा लेकिन फिर भी ये वाला लिख के चलना, थोड़ा सा अभी मार्क कर लेना अपने मॉड्यूल में। ये एग्जाम्शन अगर उससे कोई इंस्टॉलमेंट में मिल रही है तो भी एग्जाम्शन उसे मिल जाएगी 5 लाख तक की, मतलब मैक्सिमम। अब क्या लिख रखा है, पेमेंट इन अकॉर्डेंस गाइडलाइन क्राइटेरिया, ये बता इंस्टॉलमेंट दिया। समझ नहीं आया। मान लो अगर वो रिटायर हो रहा है, अब उसका एम्प्लॉयर के साथ ये हुआ है कि उसे लमसम की मतलब इकट्ठी तो दी जाएगी, मतलब उसे ना वो भी इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, जैसे इकट्ठे मान लो उसको 10 लाख देने थे हमने, तो हम उसको ना हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, जैसे 2 लाख एक में दे दिए, फिर 5 लाख दे दिए, फिर 3 लाख दे दिए। तो उसको वो क्लेम कर सकता है 2 लाख में, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे अपनी लिमिट को वो करना चाहता है। मतलब पहले 2 लाख पे उसने खत्म कर ली तो 3 लाख की लिमिट बचेगी, तो वैसे आगे कर सकता है अपना। हाँ ओके। हाँ एक ये हो गया। और अब आगे क्या लिख रखा है, रूल टू गाइडलाइंस है, अब क्या कंप्लीटली 10 ईयर्स तक की उसने कंप्लीट कर लिया, 40 ईयर्स तक की, मतलब 10 ईयर्स तक की वो सर्विस कर चुका है, मतलब 10 ईयर्स अगर कोई सर्विस कर चुका है मतलब थोड़ा वो मतलब लंबा एम्प्लॉय मतलब वो है ना, तो इसलिए हम वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब जो एग्जाम्पशन की मिली है ना इसको, जो ऊपर ये वाली, ये उसके लिए यहाँ पे ये कि रूल गाइडलाइंस और अबव क्लोज, मतलब अबव क्लोज मतलब किसे मिलेगा। अब एक तो क्या होगा, मतलब जिसने 10 ईयर्स अपनी सर्विसेज कर लियो या 40 ईयर्स कर लियो। अगर दिस रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। एक बस ना ये वाला पॉइंट, जैसे ये याद ऐसे रखना होता है बस, खाली एक पॉइंट बस, कि क्या ये जो रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी पे क्या नॉट एप्लीकेबल, बस ऐसे तुम्हें एक एक पॉइंट मतलब जो थोड़ी नेगेटिव हो ना, कि मतलब जहाँ पे वो
अलग से पॉइंट बता रखो, बस वो तुम याद करो, जनरल ऊपर वाले मत करो, ये वाला कर लो, जैसे एक पॉइंट खाली, एक इंस्टॉलमेंट वाला कर लो, एक ये वाला पॉइंट अपने नोट्स में बस ऐसे 2 पॉइंट लिख लो, 2-3 पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। इट एम्प्लॉयज टू ऑल वट एवर नेम्स कॉल्ड वर्कर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, एक्सेप्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब डायरेक्टर भी तभी आते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं होता, लेकिन अगर डायरेक्टर भी एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है तो उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टर एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं होता कि एम्प्लॉय हो वो। अब मस्ट बी विड्रॉन टू, ये इतना कुछ वो नहीं है। वैकेंसी कॉज बाय वॉलंटरी और सेपरेट मस्ट नॉट बी, कॉज बाय वॉलंटरी रिटायरमेंट और सेपरेशन मस्ट नॉट बी फिल्ड अप, ये भी इतना मतलब वो इतना नहीं पूछेंगे। ये लास्ट ऑफ ये वो आएगी, the amount receivable on account of voluntary retirement or separation of employee must not exceed क्या amount equivalent to 3 months salary for each completed year of service। मतलब अब देखो इसमें वही आ गया ना, completed year of service करने हैं उसने, मतलब वो excess of 6 months वाली वो कंडीशन नहीं है। तो मतलब जैसे वो पोगा के अंदर जैसे कवर नहीं हो रहा तो हम वहाँ पे नहीं करते, तो अगर वो पोगा के अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में कवर नहीं हो रहा तो हम जैसे कंप्लीट, अगर मेरा 26.8 भी आ रहा है तो हम उसको 26 कंसीडर करेंगे, तो वो चीज़ बता रहे हैं। फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे। हाँ, फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे, करेक्ट। और क्या लिख रखा है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। मतलब उसके हम क्या निकालेंगे, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब हम उसकी 3 मंथ्स की सैलरी कंप्यूट करेंगे उसकी, मतलब जितने साल उसने काम किया ना उसके हम 3 मंथ्स की सैलरी मतलब वो करेंगे। जैसे 3 मंथ्स की करंट ईयर की निकाली हमने, जैसे देखो ना अपना एक बार नीचे थोड़ा इसके बारे में बता रखे क्या, चलो एक बार नीचे पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा वो देखता हूँ। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय द सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो उसे मिल रही होगी, मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज, ठीक है। कि अब उसमें क्या लिख रखा है, सैलरी जो हमें लास्ट राउंड मिल रही होगी, मतलब लास्ट टाइम पे हमें मिल रही होगी। और अगर इसमें क्या लिख रखा है, ये वॉलेंट्री है ना, तो हम मतलब पहले रिटायर कर रहे हैं, तो इस केस में तो हम मान लो जैसे 20 ईयर्स की सर्विस का हुआ था हमारा, मतलब जैसे तो हमने मान लो अगर 18 ईयर्स में लीव कर दिया तो हमारे 2 ईयर्स अभी भी रिमेनिंग बचे हैं ना, तो वही लिख रखा है बैलेंस, मतलब इसमें मंथ्स लिख दिया। अब 2 ईयर्स के अंदर 24 मंथ्स आ गए, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, लास्ट जो हमें सैलरी मिली होगी इंटू 24 कर देंगे, ठीक है। एक तो ये होगा कि मतलब अब जैसे अब 24 अब ये आ गई, जैसे अब मान लो जैसे उसकी लास्ट की मंथ की सैलरी थी 10,000 पर मंथ की। चलो एक बार पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी। एक छोटा सा वो बना देंगे इसका, वेयर एनी रिलीफ हैज बीन अलाउड टू एनी एसएससी अंडर सेक्शन 89 फॉर एनी असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट और नो एग्जम्पशन रेंटेंसी शैल बी अलाउड टू इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर और एनी अदर असेसमेंट ईयर। एक अब ये वाला पॉइंट थोड़ा लिख के जाना है कि अगर मान लो उसने सेक्शन 89 पूछेंगे तो फिर भी मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे इतना, लेकिन फिर भी अगर कोई रेलेवेंट पॉइंट पढ़ना हो ना, तो मैं अगर खाली एग्जाम से मतलब थोड़ा, तो ऐसे पॉइंट्स 1-2-4 पॉइंट पढ़ो अपने उस टॉपिक के, क्लियर करो उसको बस। क्या लिख रखा है, अगर उसने सेक्शन 89 के अंदर मतलब वो एग्जाम्शन क्लेम मतलब वो कर लिया, रिलीफ क्लेम कर लिया है, तो उस केस में उसे क्या कि जो एग्जाम्शन है 1010C की मतलब 5 लाख वाली वो, तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा उस केस में। इस केस में क्या इन 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 दैट असेसमेंट ईयर और एनी अदर असेसमेंट ईयर, मतलब वो अब क्लेम ही नहीं कर पाएगा अगर उसने सेक्शन 89 का अगर बेनिफिट ले लिया है। कि अगर वो 89 के अंदर ये होता है ना कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव उसकी मतलब अगर चेंज हो जाती है या फिर मतलब तो उसके अमाउंट मिल जाती है, तो वो चीज़ थी। Where exemption of VRS under section has been allowed in assessment year, then no exemption under section shall be allowed to meet any other assessment year। मान लो जैसे उसके केस में अगर एग्जाम्शन प्रोवाइड होगी तो उसने एक असेसमेंट ईयर के अंदर वो प्रोवाइड कर दी, तो उसे वो वन टाइम बेनिफिट है, वो क्लेम करे जितनी भी। नो एग्जाम्शन शैल बी अलाउड टू मीन एनी अदर असेसमेंट ईयर, मतलब वो एक बार उसे वो कंपनसेशन अलाउड होगी। ये नहीं है मतलब उसे हम बारी बारी देते रहेंगे, मतलब एग्जाम्शन मतलब उसे बारी बारी मिलती रहेगी, वो उसे एक ही बार मिलेगी। उससे मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन एक चीज एक मेरे ख्याल से नहीं, एक बार लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग 99% ये होगा कि जैसे जो 5 लाख की लिमिट है ना, वो एक ही बार क्लेम कर सकते हैं, मतलब अगर कोई बची हो तो वो भी क्लेम नहीं कर पाएगा वो। मतलब एक बार फिर भी क्लैरिफाई कर लेना इस चीज पे। मेरे अकॉर्डिंग 99% ये है कि अगर मान लो उससे 5 लाख की लिमिट है तो वो हाँ, करंट यही ईयर है, में जिस यही ईयर में है, मतलब एक मिले। कर ओके सकता ओके, है मतलब। हाँ, तो मतलब जितनी मतलब करंट ईयर में मान लो से 4 लाख मिल गई, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 4 लाख तो वो भी क्लेम कर लेगा। और मान लो से नेक्स्ट ईयर में मान लो कंपनसेशन भी से इंस्टॉलमेंट में मिल रही थी, अगर कोई था ऐसा कुछ मान लो,
कि मान लो एक मार्च में मिल गई हमें, मार्च 21 में, एक जस्ट अप्रैल 22 में मिल गई हमें थोड़ी सी पार्ट पेमेंट हमें। तो हम मान लो मार्च 21 में हमने 4 लाख की थी हमें, तो हमने 4 लाख की क्लेम कर ली, तो हम जो 1 लाख रिमेनिंग है वो हम उससे कैरी फॉरवर्ड करके क्लेम नहीं कर पाएंगे उससे। बस वो ध्यान रखना बस इसमें। और इसमें क्या लिख रखा है, सैलरी फॉर पर्पस में सैलरी डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। हाँ चलो ये तो हो गया। अब इसका कोई एग्जांपल देख लेता, क्या लिख रखा है, दत्ता रिसीव्ड VRS ऑफ 7 लाख आफ्टर 30 years and 4 months of services, still has 6 years of service at the time of voluntary retirement, drawing 20,000, ठीक है, 5,000 पार्ट भी बन रहा है विच फॉर्म पार्ट ऑफ पे, मतलब ठीक है। तो क्या लिख रखा है, और देखो लास्ट में स्पेसिफिकली उन्होंने क्या लिख रखा है, तो सेक्शन 89 वाली याद करके चलना है इस केस में। एज्यूमिंग, देखो इन्होंने एज्यूम भी कर लिया सीधा, तो तुम भी अपनी एजम्पशन ये देके आना कि वो क्लेम नहीं कर रहा 89 के अंदर, अगर आता है तो इसका पॉइंट। ये देखो ये वाली, मतलब ये पॉइंट करके जाना तुम, ये वाला पॉइंट, क्योंकि उन्होंने देखो क्वेश्चन के लास्ट में भी कर रखा है, तो वो पूछ सकते हैं वो इस पॉइंट से। हाँ, तो देखो उसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले उसके तो मैं एक तो लिमिट आएगी सबसे पहले एग्जाम्पशन की, कि कंपनसेशन से एक्चुअली एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, 7 लाख। अब उसकी स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, मतलब कि मैक्सिमम कितने से एक्सीड नहीं कर सकता वो। 3 मंथ सैलरी ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। तो अब 3 मंथ्स की सैलरी, मतलब उसे क्या मिल रही थी अब, 3 मंथ सैलरी। तो अब पर मंथ की हम पहले सैलरी कितनी मिल रही है, 20,000। मतलब सैलरी हम क्या कहते हैं, सैलरी डीए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, और लेते हैं फिक्स कमीशन फिक्स बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो 20,000 प्लस 5,000 25,000 हो जाएगी। ये है पर मंथ की। तो हमने हमें निकालनी है 3 मंथ्स की सैलरी। तो 3 मंथ्स इंटू 3 कर देंगे, ये आगे 3 मंथ्स की। अब उसे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कितने हुए हैं टोटल, 30, क्योंकि हम इसमें फ्रैक्शन इग्नोर करके चलेंगे, तो इंटू 30 कर देंगे। तो ये लिमिट आ गई मैक्सिमम, वो कितनी वो ले सकता है अगर उसे अमाउंट मिल रही है। और लास्ट जून सैलरी कितनी है, 25 होगी। और रिमेनिंग मंथ्स उसके कितने बचे हैं, रिमेनिंग 4 मंथ्स कंप्लीटेड 6 ईयर्स बचे हैं ना। तो 6 × 12 कर देंगे, मतलब 72 मंथ्स बचे हैं। तो उसकी सीधे सी आ जाएगी। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन सब मैं बनाता हूँ एक छोटा सा, क्योंकि हमारे टॉपिक तो वैसे हो गए हैं। आपका जितना करना था पाने, एक क्वेश्चन इसी पे बनाते हैं जल्दी से। Ctrl+C। क्या टाइम हो गया, 46। होने वाला। हाँ बस, तो बस ये क्वेश्चन एक करते हैं, बस उसके बाद एंड कर देते हैं बात। अरे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, मिस्टर दत्ता रिसीविंग, ओके। चलो एक बार इतना ही सॉल्व करना है, चलो डीएनएस भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। नाउ सॉल्व करो, लेट्स सी whether you will get the correct answer. लेट मी also, हमेशा ना जब भी करो ना इन क्वेश्चंस को, हमेशा एक नोटबुक में जो लिमिट्स है वो है ना, तो उसको लिख के देखना एक बार, मतलब खाली कैलकुलेटर पे मत देख लेना एक बार। ऑलवेज चेक ऑन राइट ऑन नोटबुक। ओके, लेट मी आल्सो राइट। Last 10 minutes left. Okay.
I got the answer. What are you getting? Let's see. We'll get the correct answer. चैट में लिख रहे हो क्या? Okay, Vanshika getting 12 lakh. Okay, Aruna, let's see what you will get the answer. $1420 to 500. चलो अपने दोनों एक बार एक्सप्लेन करो अपना कैसे किया तुमने इसको. इसकी लिमिट्स है ना, एग्जाम्पशन की 4 लिमिट्स है. फर्स्ट है कि 5 लाख कि इतनी लिमिट तक वो ले सकता है. सेकंड है कि जितना उसको एक्चुअली रिसीव हुआ है 17 लाख. एंड थर्ड है कि लास्ट ऑन सैलरी जितनी उसकी होगी, सैलरी हो गया बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कॉट जो अवेलेबल होगा वो आ गया 18,500 इनटू 3 मंथ्स जितनी हमें निकालनी है इनटू नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड. तो वो आ कितना जाएगा आया तुम्हारा? 13 लाख 87,500. ठीक है. थर्ड का आया 18,500 इनटू 6 इयर्स जो उसकी रिमेनिंग बचती है इनटू 12 मंथ्स वो आ गया 13,32,000. तो हमें लीस्ट Correct. लेना है, लीस्ट आ गया 5 लाख. तो टैक्सेबल हो जाएगा 17 लाख माइनस 5 लाख वो आ गया 12 लाख. मैं Okay, फिर चलो से कर तुम्हारा रही हूँ, मैंने गलत कर रुको दिया. रुको अरुणा, क्या तुमने क्या हाँ. किया? मैंने रिट्रेंचमेंट का कर दिया. वीआरएस लिखा था ऊपर ही, ध्यान नहीं दिया. चलो अंशिका एक बार तुम भी वापस देख लो, एक बार गलत है. कुछ गलत देख लो एक बार कुछ. मैं तो देखती हूँ फिर. फंस गए. ले लो 30 सेकंड और ले लो, फिर करते हैं. देख लो मॉड्यूल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बस फिगर चेंज किए हैं. टेन सेकेंड्स. अरुणा हुआ कुछ चेंज? हाँ हुआ है, 1 मिनट बस. हाँ. अंशिका मेरा तो सेम ही आया भैया. सेम ही आया मेरा है. 3,12,500. अभी भी रॉन्ग है. आंसर है 17 लाख. होल टैक्सेबल. क्या क्या होल टैक्सेबल है पूरा का पूरा. क्या गलत 17 कैसे? लाख. कैसे? तुमने वो हम्म. लिमिट सही लगा ली. वो लिमिट पता है किस लिए है? उसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हायर ऑफ द टू क्या है. तुम्हारा हायर ऑफ द टू क्या है? हायर ऑफ क्या है? 17 लाख. अरे वो नहीं भैया जो लेकिन 3 मंथ से. हमें रुको ऐसे रुको. नहीं कराया, हमें सीधे 4 पॉइंट्स कराए थे. हायर नहीं वाला तो नहीं कुछ. नहीं ये नहीं होता. तुम पहले ये देखो. अगर मैं तुम्हें देखो साथ साथ तुम्हें टैक्स से भी पढ़वा देता हूँ, अभी जैसे हमने जो पढ़ के आए हैं. अब इसमें क्या हाँ मैंने लिखा है? वहां देखा. रुको ये दिख पढ़ो रहा ये है. पढ़ो ये 6 वाला पॉइंट, ये वाला. अब इसमें क्या लिख रखा है? अमाउंट रिसीवेबल और एज वॉलंटरी रिटायरमेंट और सेपरेशन मस्ट नॉट एक्सीड. देखो बोल्ड करके लिख रखा है मस्ट नॉट एक्सीड. क्या है? अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स. फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन. तुम्हारा फर्स्ट में क्या है? 3 मंथ्स वाले का आंसर क्या आया था तुम्हारा? 13,87,500. करेक्ट. और वो जितने रिमेनिंग पड़ी है लाइफ उसकी मतलब सर्विस की, वो उसका कितना है? 13,32,000. उसमें हायर कौन सा है? हायर ऊपर वाला 13,87,500. 1387,500. अब उसमें क्या लिख रखा है? जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो तुम्हें अमाउंट मिलेगी
मस्ट नॉट एक्सीड, जो तो ये अब जो तुम इसमें जो नीचे 2 लिमिट ले रखे हैं, इससे तुम्हारी एक्सीड नहीं करनी चाहिए तुम्हारी। अब तुम्हारी एक्सीड कर रही है कि नहीं, तुम्हें एक्चुअल कितना मिला, 17 लाख। एक्सीड करगी कि नहीं करगी? अब तुम्हें लगता है एग्जाम्पशन तुम्हें मिलेगी? ना। क्योंकि जो एग्जाम्पशन है Exemption- ना उसके लिए, एग्जाम्पशन के लिए वो कंडीशंस है नीचे, ये तो वरना पढ़ा इसका, ही भी। क्योंकि ये गाइडलाइंस है नीचे ऊपर वाले क्लोज के लिए क्या लिख रखा है, सेक्शन रूल 2 ये प्रिस्क्राइब फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर पर्पस ऑफ अबव क्लोज। और अबव क्लोज में हम क्या पढ़ के हैं कि वो लिमिट वो 5 लाख की है। तो अब नीचे देखो क्या लिख रखा है नीचे की, क्लोज में नीचे बता दिया कि तुम्हारी जो VRS की जो तुम्हें अमाउंट मिलेगी वॉलंटरी रिटायरमेंट की, वो तुम्हारी नीचे वाले 2 पॉइंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और वो तुम्हारी एक्सीड कर गई। इसका मतलब भैया वो जो COD पार्ट आएगा 3 मंथ्स और रिमेनिंग वाला, तो वो पहले हमारे उसमें जो तुम हायर voluntary- कंसीडर करो, मतलब तुम हाँ ऐसे हायर क्या लेके। करो, मतलब ऐसे मत लिखना, लेकिन हायर, क्योंकि हायर भी देखो ऐसे वर्ड का यूज नहीं रखा। मस्ट नॉट एक्सीड मतलब दोनों से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब हायर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। दोनों से अगर जो भी हायर आएगा तो वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब सीधा सा ये मतलब है उसका। कि जैसे अब नीचे वाले क्वेश्चन जो अपने देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, अब उसके अंदर कितनी अमाउंट आई थी, 22 लाख 50 और नीचे 18 लाख आई, और हमें उसको एक्चुअल कितना मिला, 7 लाख, एक्सीड नहीं किया ना, हम्म, तो ये यहाँ पे लिख रखी है। अच्छा, हाँ थैंक यू भैया, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने तो गलत ही कराना था। हाँ, बताया ही नहीं था हमें सर ने ये कुछ। हाँ ये वैसे देखो मेरे मैं देखो रुको, वैसे ना वो मत माना कि मैं, मेरे ख्याल से ना मैं भी शायद मतलब एक बार हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ना देखो जो नीचे इन्होंने सॉल्यूशन लिख रखा है उनमें भी इसने देखो क्या लिख रखा है, एग्जाम्पशन टू द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो लेकिन अगर एक बार ना सर से तुम ना ये मॉड्यूल की ये बेरेट, मतलब ये जो बेरेट कह रहा हूँ, मतलब ये पूरा जो प्रोविजन है ना, वही सर को दिखाना कि जैसे सर ये जो रूल 2B में ये प्रोवाइड कर रखी है 6 पॉइंट है, तुम स्पेसिफिकली दिखाना इसका स्क्रीनशॉट भेज के, मतलब जब भी जैसे भी करो तो उसका मतलब क्लैरिफाई करना कि जैसे सर अगर मान लो जो अपन ने केस बनाया ना वही केस सर को देना, सर बताओ अगर जैसे इसमें एक्सीड कर गई तो मैं वो एग्जाम्पशन क्योंकि लिख रखा है ऊपर कि जो अबव क्लोज है वो अप्लाई नहीं करेगा इस केस में, जो ठीक है अबव ठीक है। गाइडलाइंस दे रखी है ना, क्योंकि गाइडलाइंस जो अबव क्लोज पे दे रखी है हमें, ऊपर वाले क्लोज पे, और ऊपर वाले क्लोज में था कि 5 लाख की हमें लिमिट है, और नीचे लिख रखा है कि एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक बार क्लैरिफाई करना, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यही होना चाहिए कि उसे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी कुछ भी, अगर मिल जाती है तो फिर 5 लाख की मिल जाएगी तो 12 लाख आंसर होएगा, अदरवाइज फिर 17 लाख का पूरा होल टैक्सेबल होएगा। एक बार ये क्लैरिफाई कर लेना इस चीज के लिए। मुझे लगता है भैया जो आपने पॉइंट बोला ना वो ठीक बोला है, हाँ बट मैं एक बारी पूछ लूंगी अभी है कि सर फिर भी रिप्लाई ना करेंगे तो। वो ना तुम ना सर तुम्हारा जब लाइव सेशन होते हैं ना तो उसमें ऑडियो फीचर भी होता है तुम्हारे पास, तो स्टार्टिंग में जाके तुम अपने आप ये कर लिया करो सीधा सा हैंड रेज नहीं वगैरह। सर, मैंने किया होता है रेज हैंड हमेशा, बट सर नहीं ऑप्शन क्लिक करते हैं और अरे इंडिविजुअली भी कम ही मैसेज का रिप्लाई देते हैं। एक बार मैंने पूछा था